किसी भी टीवी में जो शुरू हुआ वो पहला प्रोग्राम भाभी जी ने किया था, तो हमें भी उस प्रोग्राम में भाग लेने का बड़ा सौभाग्य मिला। तो लगातार वो 3-4 साल प्रोग्राम चला, हर हफ्ते के 5 प्रोग्राम आते थे। तो उस प्रोग्रामों में मैंने, मेरे ख्याल है, पंडित जी के साथ 500 प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। तो 500 प्रोग्रामों में मेरा ख्याल है 200 प्रोग्राम पंडित ने सिर्फ शनि पे किए थे। शनि इनका शुरू से प्रिय विषय रहा है। तो वो जो इनकी, जैसे एक बच्चा पैदा होता है, माँ को 9 महीने दर्द सहना पड़ता है, वो प्रसव पीड़ा पंडित जी ने 20 साल झेली है। इनका इतना चिंतन किया है, इस पर इतना चिंतन किया है, उस चिंतन में हमें भी शामिल करते रहे, हमें सुनाते रहे कि मेरा ये चिंतन है। तो उसमें हमारा जो योगदान क्या होता था, सुन लेते थे, या साथ में थोड़ी सी बहस वगैरह कर लेते थे कि ये कैसे करें कैसे ना करें। ये कि आप 7.5 से पीड़ित है, शनि की दशा चल रही, जबकि शनि ऐसा कुछ नहीं करता। शनि आपकी जीवन में एक सुधार लाने के लिए आता है। इसकी विवेचना पंडित जी ने, इसका एनालाइजेशन, इसका विश्लेषण इतना बढ़िया किया है, आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। जैसे एक आप जासूसी नावल पढ़ते हैं ना, पहला पेज पढ़ते हैं तो आपकी जिज्ञासा बढ़ती रहती है, आप छोड़ नहीं पाते। आपके सौजन्य से ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। उधारिए सर। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य शाहिने नमो वयं वैश्वरणाय कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्वरणो दधातु कुबेराय वैश्वरणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यमादित्यपत्यवायं समन्तपर्यन्त्यायै एकराडति तदप्सलोको अभिगीतो मरुतः परिवेष्ठारो मरुतस्यावसंग्रहे। ओम स्वस्ति न इंद्र बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नश्चार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिः दधातु प्रेषयस्व मारुताः वृष्णिमातरः शोभं जामानो विदधे भुजग्मयः। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी का भाभी जी से अति स्नेह, और भाभी जी इन्हें अपना बड़ा भाई मानते हैं। बड़ा भाई नहीं मानते, मैंने एक दिन पूछा था इनसे, आपके बड़े भाई जैसे? कहते जैसा नहीं होता, कहते आपने कभी सुना है कि मित्र जैसा किसी को, कि ये मेरे मित्र जैसा है? तो भाई जैसा क्या होता है, मेरे बड़े भाई हैं। तो अजय भाभी जी का नाम है, तो अजय अग्रजम डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, नमस्तुते। कविता जी। आदरणीय अरुण बस्तर जी हमारे बीच आ चुके हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है। सर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आप सभी अतिथिगण का बहुत बहुत स्वागत है। माननीय मुरली मनोहर जोशी जी जो मेरे आइडल हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। साथ कहाँ गया डॉक्टर कर्नल चौहान, यहाँ के सेक्रेटरी हैं DLTA के, इन्हीं के प्रयासों से यह कार्यक्रम संभव हो रहा है। साथ ही रचना जी हैं, उनका भी बहुत योगदान है इस प्रोग्राम को सफल बनाने में। मैं अभी एक आपसे बात कर रहा था कि जैसे ये प्रसव वेदना होती है बच्चा पैदा करने की, ये वेदना 9 महीने की भाभी जी ने 20 साल सही है। 20 साल ये विचार इनके अंदर पनपे हैं दिन रात।
बड़ा अथक परिश्रम के बाद ये किताब आई है। तो इसमें हम इनके सहभागी रहे, सिर्फ सुनने के, हमसे सुनाते थे कि ये मेरे विचार हैं। तो उनमें जो मैंने अभी सृजन की बात की, तो पंडित ने बड़े बहुत ही अच्छे लफ्जों में लिखा है कि सृजन एक प्रक्रिया होती है जिसमें दर्द भी है और पीड़ा भी। सृजन की जो क्रिया है ना, जो सृजन जब और बच्चा पैदा करती है तो उसमें वेदना बहुत है, वेदना भी है, मगर उसके बाद सुख भी है बच्चा पैदा होने का। तो कहते कि वेदना को भूल जाना चाहिए, उपलब्धि को देखना चाहिए। तो आज हम पंडित जी की जो उपलब्धि है उसी को देखने का साक्ष्य प्राप्त करेंगे। आइए कविता जी। सर ने इस बुक में जो मैंने एक फर्स्ट लाइन चुराई थी इनकी, कि सच तो ये है कि शनि जब व्यक्ति के जीवन में आता है तो वह व्यक्ति के अवगुणों को दूर करता है, आपको सही रास्ते पर लेकर आता है, और रास्ते पर लाने की प्रक्रिया में शनि दया नहीं दिखाता है। जो हम कहते हैं कि शनि दंडाधिकारी है, ऐसा है, वैसा है, क्रूर है, पर उसको समझना कैसे है कि वो दया नहीं दिखाता, करुणा नहीं दिखाता, उसका कार्य है सही रास्ते पर लाना। अगर इसके पास दया है तो दंड भी है। इस तरह से शनि हमें सही रास्ते पर दिखाता है। तो जब ये सब लाइनें लिखी जा रही थी तो जो हमारे मन में, सबके मन में एक है कि शनि ऐसा है, शनि क्रूर है, तो मुझे लगा कि मुझे ऐसा विश्वास हो गया कि शनि से अच्छा तो कोई ग्रह है ही नहीं। सच मानो तो मुझे तो शनि के साथ इश्क हो गया है। सर आपने आगे जो लाइंस अपने यहाँ से ली थी मैं आपको बताती हूँ। तो शनि की जो प्रक्रिया है वो बड़ी धीरे है, इसी का नाम शनैचर है। पंडित कहते हैं कि शनि धीरे धीरे आदमी को काम पे लगाता है, अगर दंड देता है तो वो भी धीरे धीरे। शनि की चक्की चलती धीरे है मगर पीसती बहुत महीन है, इतना महीन कि जो कपड़े से भी छाना जाए। तो शनि से भय क्यों है? कि कर्म करने में हम स्वतंत्र है। गीता का आपको पता ही है कि कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं, मगर उसका जो फल है वो भगवान के हाथ है। भगवान ने अपना जो फल देना अपनी हमारी कुंडली के अनुसार, तो उन्होंने 9 ग्रह फिट कर दिए, तो उसके अनुसार जो शनि को न्यायाधीश बना दिया। तो मैं तो लाल किताब का वो था, ज्ञाता था। तो पंडित जी ने मुझे वैदिक मैंने इनसे बहुत सीखा, वैदिक सीखते थे, पंडित ने वैदिक बहुत सिखाया मुझे। और एक बार पंडित के साथ मैं जैन टीवी कर रहा था, तो वहां पे पंडित जी को वाशिंगटन जाना पड़ गया, इनकी वर्कशॉप थी वहाँ अमेरिका में 2005 में। तो उन दिनों में पंडित जी जी न्यूज पे प्रोग्राम दे रहे थे, शुभ लाभ, सुबह 6 बजे का प्रोग्राम था, ज्योतिषीय प्रोग्राम था। तो पंडित जी छुट्टी पे जा रहे थे महीने के लिए, तो 1 महीने के लिए हेलो 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 तो 1 महीने के लिए पंडित जी ने जब बाहर जा रहे थे तो मुझे वहां जी न्यूज वालों को सौंप गए। तो उन्होंने कहा पंडित जी कहाँ आप और कहाँ ये लड़का, तब मैं लड़का लगता था, अब तो बुढ़ा हो गया हूँ। तो कहते जी ये क्या कैसे संभाले? पंडित कहते जी मेरा विश्वास है ये लड़का कर लेगा। तो तब मैंने फिर जी न्यूज पे मैंने जाना शुरू किया और वो प्रोग्राम मैं करने लगा। तो उसके बाद फिर मेरी जी न्यूज में वाकफियत हो गई। तो मैं 2012 से जी न्यूज में मंथन नाम के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करता रहा, जो कि ज्योतिष और अध्यात्म का प्रोग्राम था। तो उसमें कभी कभी बड़े गूढ़ विषय आ जाते थे, वो दे देते थे। तो मैं पंडित जी के घर चला जाता था रात को कि पंडित जी सुबह ये विषय बोलना, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ 4 लाइनें दे दो, मैं डेवलप कर दूंगा। तो पंडित जी कुछ बड़ी रहस्य में 2-4 चीजें बहुत बढ़िया दे देते थे, तो मैं आगे अपना प्रोग्राम बना देता, जो भी बहुत बढ़िया नहीं। तो इस प्रकार पंडित जी के साथ बहुत पुराना साथ है हमारा। तो पंडित जी की यात्रा तो बहुत देर की है, मगर 20-25 साल से मैं भी यात्रा का साक्षी हूँ, उसका साक्षी हूँ। तो इनके साथ बड़ा विचार गोष्ठियां हुई, बड़े सम्मेलन अटेंड किए, इनके साथ बहुत कुछ सीखने को मिला। तो जो इनको शनि की जो इन्होंने किताब लिखी है, ये शनि की राशियों पे ना होके कि इस राशि में क्या करेगा, उस राशि में क्या करेगा। शनि का दर्शन है, फिलॉसफी ऑफ सेटन, कि शनि का मतलब क्या है। शनि वधी सेटन, आप डरते क्यों हो उससे? ये तो कुछ कहता ही नहीं। और ये शनि क्या कहता है कि यू शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, आप डिसिप्लिन्ड हैं, अनुशासित हैं, अपना काम ठीक से करते हैं, ड्यूटी ठीक से करते हैं, आपके कर्म ठीक है, तो ये आपका मित्र है। नॉट व्यक्ति का मतलब
It is not a friend of human, one human. It is friend of humanity. अगर आप मानवता के अनुसार चलते हैं तो ये आपका बहुत ही प्रिय मित्र बन जाता है, और जो आप चाहते हैं वो देने को ये राजी बैठा है। आइए तो थैंक यू सर, आपने इतना कुछ बोल दिया, मेरे लिए कुछ बोलने के लिए शायद बचा ही नहीं है। इस बुक में शनि ने साढ़े साती के बारे में भी बहुत अच्छी व्याख्या की है। अष्टम और चतुर शनि की बात की है, जिसे हम ढैया बोलते हैं। सर ने लिखा इसमें कि शनि वास्तविकता को उजागर करता है। जब व्यक्ति को धरातल पर लाता है तो उसे लगता है कि परेशानियां शनि की वजह से हैं, जबकि ऐसा असल में नहीं है। फिर जब बैठे थे तो सर ने इसके बारे में व्याख्या भी की, मुझे वो सब याद है। सर ने बोला कि साढ़े सात आती है तो इसका कुछ मुख्य उद्देश्य होता है। किसी की साढ़े साती कब आ रही है, ढैया कब आ रही है, किसी की कब आ रही है। तो जो हमने लिखा कि परेशानियां, लोग समझते हैं शनि की वजह से परेशानियां हैं, ऐसा नहीं है। उस समय व्यक्ति को जो उस समय प्रॉब्लम फेस करनी है, या प्रॉब्लम भी मैं नहीं बोलूंगी कि जो दिक्कतें आ रही हैं, शनि हमें बल्कि साढ़े साती में व्यवस्थित करता है। चाहे दंड देकर, चाहे प्यार से, चाहे पुचकार के। दंड दे के कैसे और पुचकार के कैसे, जब हम उस चीजों को समझ जाते हैं कि हाँ हमें अभी व्यवस्थित होना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, तो शनि से अच्छा मेहरबान तो कोई है ही नहीं। और अगर हम हाय तौबा करते हैं, उसके अगेंस्ट बातें करते हैं, ऐसा नहीं होगा, वैसे होगा, व्यवस्थित नहीं होते, तो फिर शनि दंड भी देता है। इसको आगे शनि सर ने क्या लिखा है कि शनि चाहता है कि व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए। जब उसकी आंखों में केवल लक्ष्य होता है तो कितनी भी आंधियां आए, कितने भी तूफान आए, वह सबको पार करके अपने ध्येय को प्राप्त भी कर लेता है। तो ये हमें शनि को ही समझना है कि व्यवस्थित हो जाए, ऑर्गेनाइज हो जाए, तो साढ़े साती ढैया से अच्छी है तो मुझे लगता है कोई समय ही नहीं है। ऐसा मैंने सर से सीखा। जी सर। अभी मैं कविता जी आपसे निवेदन करूंगा, जी सर। हमारे परम पूज्य जोशी जी का आप स्वागत करें बुके देके और शौक से। ऋतु सहगल जी, ऋतु सहगल जी, आपसे अनुरोध है पंडित भाभी जी का आप शॉल से और बुके से स्वागत करें। आगे चलो। नहीं आप अच्छा हमारे बीच हमारी किताब को छापने वाले हमारे जो पब्लिशर हैं मिस्टर शिव सिद्धेवा, सजग पब्लिशर्स, तो मैं रिंकल जी से कहूंगा, रिंकल आप बेटा इनका जरा स्वागत करो। आगे जाओ, मम्मा को दो। एक पटका दी मैं बना एक पटका का। और सर का स्वागत मैं कर देता हूँ। सर चंद्रशेखर जी ने सर का करना अभी करवा दो। चंद्रशेखर जी करना लेके आए वो शॉल ना, शॉल लेके। आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी कृपया मंच पे आए। ये रही इनका, ये जोशी जी का स्वागत। चंद्रशेखर जी यज्ञ अनुष्ठान के विशेषज्ञ हैं, और इनका जलवा मैंने देखा होगा कि हवन यज्ञ से मैंने दुर्गा रूप निकलता देखा। ये मैं साक्षी हूं इनका। श्री चंद्रशेखर शास्त्री जी, आदरणीय जोशी जी का स्वागत करते हैं। और करना है।
ज्योतिष पर जो आप वही उससे पूर्ण नहीं हुई। शास्त्री जी आइए, आप कहाँ जा रहे हैं? अच्छा आप तो अति सम्माननीय व्यक्ति हैं। बोलिए आप कुछ। मंच को प्रणाम चश्मा और सभागार में बैठे हुए सभी ज्योतिष प्रेमी और हमारे सभी संबंधियों को धन्यवाद और स्वागत से यहाँ तक पहुँचे। इनका नाम क्या है? इस पुस्तक का संपादन करने का दायित्व तो भाई साहब ने मुझे दिया था और मेरी यात्रा हिमालय की रही, मैं साधना में था, वो कार्य अधूरा रहा। तो भाई साहब ने इसे बड़े मेहनत से खुद दोबारा से किया और बहुत अद्भुत ढंग से लिखा है और ये वास्तविकता है। एक मिनट। जयप्रकाश शर्मा जी हमारे बीच आ चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। कृपया स्थान ग्रहण करें। मैंने शनि के विषय में यही जाना कि वो ऐसे तपाता है, ऐसे तपाता है, ऐसे तपाता है कि मनुष्य निखर के आ जाता है। हम अपने कर्म से बाहर कुछ भी नहीं है और शनि उसका निर्णायक मात्र है और वो जो करता है वो हमें पॉलिश कर देता है। तो यही इस पुस्तक का सार है और आदरणीय जोशी जी का आज मुझे दूसरी बार आशीर्वाद मिल रहा है। पहला आशीर्वाद रायपुर मिला था और उस समय जिन जिन पुस्तकों के नाम आपने बताए 90% ज्योतिषियों को मालूम ही नहीं था और वो सब लिख भी रहे। आपके कारण आज भारत में ज्योतिष विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। आपने अपने शिक्षा मंत्री, मानव संसाधन मंत्री रहते हुए उस समय लगभग 17 विश्वविद्यालयों में एमए एस्ट्रोलॉजी शुरू कराया था। बड़ी आलोचनाएं हुई थी, दूसरे पंथ के लोगों ने बहुत आलोचनाएं की थी, लेकिन ज्योतिष का वह दीपक जलाया और आज राष्ट्रीय ज्योतिष परिषद उन पदचिन्हों पर चलकर 44 विश्वविद्यालयों में एमए एस्ट्रोलॉजी पाठ्यक्रम लागू करा चुका है। ये सब आप ही की कृपा है और आप ही का आशीर्वाद है जो हम इसमें ऐसा सफल हो पाए हैं। ये शतायु हो और हम पर इनका वरदहस्त बना रहे, ऐसी शुभकामनाएं। वो तो भाई साहब ने धन्यवाद सर। धन्यवाद सर जी। आज हमारे पास अभी जयप्रकाश जी लाल आगे वाले आए हैं, ये बॉम्बे से आए चल के, इनका हार्दिक स्वागत है। आइए कभी। हाँ जी, कर्नल चौहान जी का स्वागत करेंगे। सर आज इन्हीं का स्वागत होना चाहिए। साथ में जो साथ चल रहे हैं वो भी गंगा में हाथ धोएंगे ना हम लोग भी। सर आप ही कीजिए स्वागत कर्नल जी का। ये यहाँ के संस्थापक हैं। यहाँ के संस्थापक हैं जी, जयप्रकाश जी का स्वागत कर रहे हैं। ये जयप्रकाश जी बॉम्बे रहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा नाम है इनका, ज्योतिष के बड़े चर्चे वहाँ के। फिल्म जगत में नाम ज्योतिष की वजह से है, जो एक अलग ही मुकाम है। सबको प्रणाम, क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं संकोच कहूंगा हमारे आदरणीय जोशी जी के लिए अभी जो आपने बात कही कि ज्योतिष को शिक्षा में लागू करना, आपको याद होगा लीव रीडिंग में जब प्रिंसिपल फिल्म एक्टर आए थे, आपके साथ ही बैठे थे। मेरा कार्यक्रम था जिसका सब्जेक्ट था फ्यूचर ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट। आप उस समय विराजमान थे और उस टाइम खैर वो बात की बातें कुंभलगन खान जी मेरे साथ ही और मुझसे भी विराजमान है, याद होगा थे। और हमारे किसी कार्यक्रम में ये आते रहे, पहले काफी दूसरी बार आए हैं
और मैं बिल्कुल कहूंगा हम दोनों की तरफ से अरुण जी ने आपको आई। बुला रही थी वो बीच में। अच्छा, अब तो आप चेहरे से पहचान ही होंगे जरूर। बड़ी पुरानी बात है। हमारा पूरा ज्योतिष समाज की तरफ से, पूरे ज्योतिष समाज के पूरे दुनिया की तरफ से, अगर किसी व्यक्ति ने डंके की चोट पे इस विषय को भारत में कॉलेज से लेकर के सेवा आवाज उठाई फिर इसका साथ दिया तो सिर्फ आप पहले क्यों से लग रहा और मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ और एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट आपको मैं जरूर दूंगा और वो आपके उनके हाथ से दिलाऊंगा। दीपक एक घड़ी का जोशी जी, आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आपके कर कमलों द्वारा मेरे को एक शनि ज्योतिष में समय का दूसरा ग्रह है शनि, जिसका समय अच्छा नहीं है तो बोलते हैं उसका शनि अच्छा नहीं है, समय को रिप्रेजेंट करता है शनि। तो मैं आप चाहूंगा कि शनि वाले शुभ मुहूर्त पर किताब पर आप अपने हाथ से को समय दीजिए, घड़ी दीजिए। सहजानंद जी ने अपने दोनों युवा सुपुत्रों जो कि एस्ट्रो जगत के बहुत ज्यादा विख्यात हो चुके हैं, उन्होंने आना था पर किसी कारणवश वो आ नहीं पाए, लेकिन वहां के उन्होंने वहां पर 52 फुट ऊंचा और चौड़ा एक श्री यंत्र बनाया ना, महामृत्युंजय मंत्र की स्थापना की है। वहां के चेयरमैन सदगुरु माँ उषा जी हमारे बीच हैं, वो उनके लिए कुछ शब्द बोलना चाहती है, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। आइए माँ। स्वामी सजानंद आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले स्वागत करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ जोशी जी को और बधाई देती हूँ भाई अजय भाभी जी को, आज उनका जन्म दिवस है। और सबसे पहले बधाई देती हूँ कि इस पुस्तक के लिए कि जो चिर प्रतीक्षित पुस्तक आज हम लोगों के बीच में है। हेलो, लेके आज हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ और आज स्वामी सहजानंद जी यहाँ उपस्थित नहीं है। उन्होंने 34 वर्ष की तपस्या के बाद कोई है ना पानी मेरु दृष्टाकार सर्वप्रथम प्रयागराज में अभी इस महाकुंभ में की थी, जो कि 52 फुट बाई 52 फुट बाई 52 फुट ऊंचाई लंबाई चौड़ाई में था, जो कि अद्भुत शोभा था हमारी प्रयाग की भूमि का, और जिसके दर्शन और उसके अनुभव को, उस अनुभूति को वहाँ बहुत सारे श्रद्धालुओं ने महसूस किया। और चूंकि सिद्ध महामृत्युंजय संस्थान की मैं चेयरपर्सन हूँ, तो आज उनकी ओर से मैं भाभी जी को सबसे पहले बधाई देती हूँ। आज किसी कारण से वो उपस्थित नहीं हो पाए और आज सबको निमंत्रण भी देती हूँ कि हरियाणा हिसार मैहर में उतना ही भव्य और विशाल महामृत्युंजय यंत्र का निर्माण हो चुका है। तो आप सबको निमंत्रण देती हूँ कि आप लोग आए और वहां पर आके उस दिव्य अनुभूति को प्राप्त करें और फील करें, जो कि उनके जीवन भर की, स्वामी सहजानंद के जीवन की, पूरे जीवन की प्रतीक्षा के बाद जिसका निर्माण हुआ। धन्यवाद। हेलो, देखिए जो आपकी तरक्की करता है ना, उसके पीछे किसी और का हाथ होता है, जो बड़ी पुरानी कहावत है। मगर जो तरक्की उससे भी ज्यादा करता है, उसके पीछे निंदक का हाथ होता है, आलोचक का हाथ होता है, क्रिटिसाइज करने वाले का। तो भाभी की क्रिटिसिज्म करने वाली, क्रिटिसाइज करने वाली एक ही महिला है, इनकी मिसेस नरगिस भाभी। तो भाभी ने जितना क्रिटिसाइज इनको किया है, या जो इनको पूछते थे, बताते थे, तो उसका कितना इन्होंने, तो भाभी एक प्रेरणा स्रोत है भाभी जी की। तो आपका भाभी बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आप शीघ्र ठीक हो। विश यू वेरी हैप्पी, वेरी क्विक रिकवरी। अच्छा, ये अभी आप पुस्तक का भी बहुत, हेलो हेलो
पुस्तक का विमोचन हाँ जी करने जा रहे हैं हम। हेलो 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 बंद करेंगे। हेलो। आदरणीय अतिथिगण, आज हम सभी यहाँ एक ऐसे क्षण के साक्षी बनने के लिए एकत्रित हुए हैं जो ज्ञान, आध्यात्म और ज्योतिष की दुनिया में इतिहास रचने वाला है। हम यहाँ उपस्थित हैं उस क्षण का उत्सव मनाने के लिए। एक ग्रह के अद्भुत रहस्य के नए आयाम उजागर होंगे यहाँ पर। विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य, श्रेष्ठ लेखक, अद्वितीय चिंतक और अध्यात्म के तेजस्वी दीप स्तंभ डॉक्टर पंडित अजय भाभी जी के बारे में जितना कहा जाए शब्द कम है। 4 दशक से अधिक समय तक भाभी जी ने ज्योतिष, वास्तु, नक्षत्र ध्यान और अध्यात्म के अगणित रहस्यों को सरल, सहज और वैज्ञानिक दृष्टि से समाज के सामने प्रस्तुत किया है। उनका नक्षत्र मेडिटेशन पूरी दुनिया में जाना जाता है और हिमालयन परंपरा के अंतर्गत वह एक अद्वितीय साधक और हीलर के रूप में विख्यात है। उन्होंने हजारों लोगों को जीवन की कठिनाइयों से उबार कर उनके लिए सफलता, शांति और स्मृति के नए द्वार खोले हैं। भाभी जी की प्रतिभा केवल ज्योतिष तक सीमित नहीं है, असाधारण लेखक भी है। पाजी मैनू ले जाओ पाजी। सर आइए। कोई बात, बहुत बहुत बधाई आपको। और वाकई में शनि मानवता का मित्र है भाई। भाभी जी तो बहुत अच्छा कार्य किया, आपने दशकों लगा। मैं इतना कह सकता हूँ कि इन्होंने दशकों लगा करके ये जो हमें इतना अनमोल तोहफा दिया है, ये इन्होंने 2000 को नहीं दिया। इन्होंने सच में यहाँ लिखा क्या है, मानवता का एक मात्र मित्र। तो आज आप सबको आपका मित्र आपके हाथ में इन्होंने ये सौंपा है, और इसके लिए भाभी जी को बहुत बहुत बधाई और लाख लाख शुक्रिया। इस किताब के अंदर वो पूरी पॉजिटिविटी आपको नजर आएगी, और जितने जितने आपके घर के अंदर किसी के भी शनि खराब है, अगर वो ये किताब पढ़ेंगे तो भाभी जी घर में घुसते एक तरह का उनका इलाज करेंगे। यही इससे हमें संदेश मिलता है। जय माता। कितनी बड़ी कमी है ना, यहाँ पर नारी शक्ति को बिल्कुल इनवाइट नहीं किया गया। नारी शक्ति के लिए स्पेशल तालियां जोर से बजाई जाए। आइए अंदर। हाँ जी, मैं रह गई। आप भी जाइए ना, आप मैं रह गई। आप सबसे मुख्य हाथ पे किताब सबसे पहले शक्ति से करो, असली शक्ति। सर कॉन्ग्रेचुलेशंस। जी सर। आपको पद्म उपाध्याय जी बोलने के ये हमारे बीच एक परम विद्वान पद्म उपाध्याय की उपस्थित है, वो 2 शब्द कहना चाहिए। आइए सर कह रहे हैं थोड़ा शॉर्ट में टाइम खत्म है। मैं बिना किसी लाग लपेट के बताना शुरू करता हूँ। आपकी पुस्तक हमारे जो उद्भट विद्वान जोशी जी हैं, उनसे मेरी मुलाकात काफी पुरानी है। मैं अटल जी के साथ उनके घर जाता था। इत्तेफाक से मैं भी ग्वालियर का रहने वाला हूँ, और मेरे बड़े भाई अजय भाभी जी भी, उनका पूरा नाम है अजय प्रताप भाभी। अनिल मित्रा।
वो मेरे ग्वालियर के रहने वाले और मेरे अग्रज हैं। जहाँ तक शनि की बात है, शनि में बचपन से सुनता आया था कि जिस परिवार में पला बड़ा हूँ वो सिंधिया स्टेट के राज जोशी थे, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर। हमारे घर में 300 साल पुराना शनि मंदिर है, तांत्रिक रूप से उसको बनाया गया है। जहाँ केतु बैठा है वहाँ राहु है, राहु बैठा वहाँ केतु है। खड़ी हो जाए। और जितना मैं भाभी जी को जानता हूँ, दो चीजें इनकी विशेषता मैं आपको बताना चाहूंगा आपको है कि एक तो कंप्यूटराइज करने में अजय भाभी जी का नाम सर्वप्रथम है। उन्होंने कंप्यूटराइज किया है और अजय भाभी का फोर्स है उसके अंदर सारा। दूसरी चीज, अजय भाभी जी सिर्फ वैदिक ज्योतिषाचार्य नहीं है, एक थिंकर है और विचारक। ज्योतिष वैदिक ज्योतिष को पूरा उनका दृष्टिकोण देखने का तरीका बिल्कुल अलग है। और उसी तरह से उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है शनि के बारे में कि मानवता का मित्र है। और ये बात मैं बचपन से अपने घर में सुनता आया था कि शनि मानवता का मित्र है। तो आप ये सोच सकते हैं कि ग्वालियर वालों की सोच शायद एक सी होती होगी। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भाभी जी की आप सिर्फ शनि के बारे में नहीं बल्कि किसी भी ग्रह के बारे में अगर उनकी विवेचना सुनेंगे तो आप अचंभित हो जाएंगे। और बाकी की जितने भी तथाकथित ज्योतिषी अपनी दुकान चला रहे हैं लोगों को डराने की, उनकी दुकानें बंद हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा और अजय प्रताप भाभी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, मेरे बड़े भाई हैं। इसी तरह आगे बढ़े और हम लोग का मार्गदर्शन करते हैं। सर को बुलाना। अभी मैं विषय एक तरह से रिक्वेस्ट करता हूँ, दो शब्द कहें। परम पूजनीय श्री मुरली मनोहर जोशी जी, मुझे आज याद आता है कि जोशी जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से केमिस्ट्री फिजिक्स किया था। मुझे याद आया कि मैंने भी 72 में बहुत बाद में सर लखनऊ विश्वविद्यालय से केमिस्ट्री फिजिक्स किया है। आप हमारे प्रेरणा स्रोत रहे। श्री डॉक्टर अजय वाम्बी जी हमेशा ज्योतिष में हम सब के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। शनि की किताब आपने लिखी है, इसके बारे में मैं दो शब्द कहूंगा। उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जो आपने विभिन्नता नक्षत्र के आधार पर इनको बुलाना है स्टेज में, एनालिसिस विश्लेषण करने की प्राप्त है आपको, उसका कोई शब्द कहें तो मैं पढ़ी हूँ पूछिए। इस सभागार में हमारे पूजनीय जी वशिष्ठ जी, शर्मा जी और बंसर जी भी उपस्थित है। मैं ये भी हमारे प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। जी वशिष्ठ जी खासतौर से मैं उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ। शनि के बारे में दो लाइन कहना चाहूंगा सर। मेरी भी लग्न तुला है और तुला में शनि है, तो मैं शनि के प्रभाव से बहुत भली भांति आज 70 साल की उम्र में भी मैं उसको अगर शुद्ध हिंदी में कहा जाए झेल भी चुका हूँ, बर्दाश्त भी कर चुका हूँ और उसका फल भी प्राप्त कर चुका हूँ। शनि एक दर्शक वास्तविक में बिल्कुल सही है। मैं अगर 2-3 शब्दों में शनि को परिभाषित अपने अनुभव के आधार पर करना चाहूं तो मैं यही कहूंगा कि शनि व्यक्ति को अपने अंदर झांकने के लिए आकर्षित करता है, मजबूर करता है और अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है। शनि का जब समय आता है, लोग कहते हैं कि खराब समय है, ये समय अपने आप को बनाने के लिए है, ताकि उस काल के बाद में जो अवसर आने वाले हैं तब ये न सोचना पड़े कि अरे यार मेरे में ये कैपेबिलिटी नहीं। तो शनि वो ग्रह है जो आदमी को कैपेबिलिटी को डेवलप करता है, अच्छी कैपेबिलिटी को, आगे आने वाले अवसरों को प्राप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार माननीय जोशी जी और श्री डॉक्टर अजय वाम्बी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ इस शुभ अवसर। धन्यवाद। अभी जी आए उससे पहले मैं पंडित राजीव शर्मा जी जो जलंधर से आए हैं, हमारे मित्र हैं और जलंधर के बहुत बड़े ज्योतिषी हैं,
तो उनका मैं स्वागत करता हूँ। तो आइए भाभी जी, दो शब्द आप भी कहें। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। मेरे पास सिर्फ आभार है आप सबको देने के लिए। आई एम फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड वन एंड ऑल। तो मैं बात वहीं से शुरू करता हूँ। तो हमारे बड़े भाई हैं जो आदरणीय जोशी जी, इनको मैं बड़ा भाई बोलता हूँ। मैं बड़ा भाई मानता नहीं हूँ। हम कभी मित्र को नहीं बोलते मैं मित्र मानता हूँ, या मित्र होता है या मित्र नहीं होता है। कि मेरे बड़े भाई है, मैं इनका छोटा भाई हूँ, यही हमारा रिलेशनशिप है। तो मैं ऐसा नहीं कह सकता मैं बड़े भाई जैसे हैं। कभी हम किसी को मित्र को बोलते हैं मेरे मित्र जैसा है। ये तो मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनका छोटा भाई हूँ। और बाकी तो आप इनको जानते ही हैं, ये पॉलिटिशियन हैं, इतने बड़े नेता हैं। लेकिन उससे पहले जो मैं कुछ जानता हूँ वो बताने का प्रयास करता हूँ। ये सबसे पहले फिजिसिस्ट हैं। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर थे और इनके बहुत सारे शिष्य, अभी उसमें से कुछ उनको आने वाले दिनों में, वर्षों में नोबेल प्राइज भी मिल सकता है। अगर ये पॉलिटिक्स में नहीं आते तो भारत को एक और नोबेल प्राइज मिल गया होता, ये बात पक्की है। तो इस तरह का इनके बारे में मैं जानता हूँ और इनसे अक्सर मुलाकात होती रहती है। ये इनका सानिध्य है, इनकी कृपा है। तो इनसे जब बातें होती तो इनके घर में जो लाइब्रेरी है इनकी, बड़ी लंबी चौड़ी लाइब्रेरी है। इतनी लाइब्रेरी तो किसी यूनिवर्सिटी की नहीं होती। तो मैंने इनसे पूछा कि भाई साहब ये किताबें पढ़ते हो? बोले हाँ, देखने को थोड़ी होती है। मैंने कहा अच्छा, पढ़ लेते इतनी किताबें? ये तो 20-25 हज़ार पता नहीं कितनी, अंदर और भी हैं। अच्छा, मैं कहा नहीं इतनी बात है, फिर इतने से मेरा काम चल जाएगा। मैं कितनी देर में पढ़ लेती हूँ? बोले 1-2 घंटे में। मैं क्या, ये तो 500 पेज की किताब है, साइंस की किताब है, केमिस्ट्री की किताब है, फिजिक्स की है, ये अलग है। बोले नहीं, पढ़ लेती, कोई तुम भी सीख जाओगे। कैसे? तो उसे सिखा दिया। तो मैं, ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन जिस किताब को मैं 1 महीने में पढ़ता था, अब मैं 1 हफ्ते में पढ़ लेता। तो ये इनका चमत्कार है। और इन्होंने मुझे गाड़ी में चलते चलते सिखाया टेक्निक। मतलब ऐसे हम कहीं जा रहे थे तो चलते चलते बोले ऐसे करना ऐसे करना, तो मैंने पढ़ लेता हूँ और वो याद भी हो जाती है। तो ये एक टेक्निक है। और इसके अलावा जब हमारी इनसे बात होती है तो वेदों में बात होती है। ये बोलते हैं वो जो वेद है ना, ऋग्वेद, उसका जो 10वां मंडल है उसका ये श्लोक है। पूरा सुनाते हैं। 10वें मंडल का पूरा श्लोक है उसका ये है। गीता में इसका रेफरेंस वहां आता है और रामायण में वहां आता है। तो मैंने कहा रामायण तो उसी की हुई ना, वाल्मीकि की। हाँ, तुलसीदास की तो रामचरितमानस। तो ऐसा चलता रहता है। तो इस तरह से तो ये एक आज भी बहुत जल्दी एक अच्छी खासी किताब को पढ़ लेते हैं। तो ये खास बात है और मेरे को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और ये इसके अलावा इनसे बायोलॉजी बात कर लो, इकोनॉमिक्स में बात कर लो, इंडोलॉजी बात कर लो, फिलॉसफी बात कर लो, हिस्ट्री बात कर लो, यू नेम द सब्जेक्ट एंड ही विल कम आउट जस्ट लाइक दैट। तो मैं देखते रहता हूँ, मैं हर बार चमत्कृत रहता हूँ। जब मैं जाता हूँ तो वहां से आता हूँ तो चमत्कृत हो गया था। आज मेरे पास आभार दे रहा हूँ मैं। अब मेरे इसके बाद मेरे से ज्योतिष बंधु है, ये मेरा परिवार है और मैं इन सब का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो अपना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य छोड़ के मेरे लिए छोटे से कार्यक्रम में आए। तो मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो आभार प्रकट करता हूँ। मेरे फैमिली के लोग हैं, उन सबका प्रेम है, उनके प्रति भी आभार, प्रेम, सब कुछ। और मित्र मेरे हैं ही, कम आए हैं। आज दिन का कार्यक्रम था, रात का होता तो बता जाते। तो दिन का कार्यक्रम है, हमको कार्यक्रम कुछ करना है। और ये मेरी पत्नी बैठी है नरगिस भाभी। मैं जो भी कुछ हूँ मैं इनके कारण हूँ। जब मैं दिल्ली में आया था तो मेरे पास 2 झोले थे। एक झोले में किताबें थी और एक झोले में कपड़े थे। आप समझ सकते हैं। बाकी जो भी कुछ है इनके भाग्य से है, मेरे भाग्य से तो पता नहीं। जो मेरे पास भाग्य से तो वो था। और ये जो किताब आज पब्लिश हुई है, ये किताब भी बड़ी चमत्कारिक तरीके से पब्लिश हुई है। इधर मेरे छोटे भाई बैठे, विवेक, आप भी बैठे, विवेक गौतम बैठे, डॉक्टर विवेक गौतम। तो मैंने उनसे बोला कि विवेक ऐसा बताओ यार, किताब छाप लेते। इससे पहले तो हमारी किताब रूपा ने छापी, टाइम्स ने छापी, विजडम टी ने छापी, डायमंड ने छापी, नाम ही भूल गया किससे छापी। सबने छापी, सबने मांग के छापी।
मतलब मैं किसी के पास नहीं गया कोई किताब छापी, इस तरह से किताबें सबने छापी। तो ये बोले कोई नहीं, एक मेरे अग्रज हैं, मैं उनसे मंत्रणा करता हूँ। तो इनके अग्रज हैं डॉक्टर पांडे, अशोक पांडे जी वेलकॉन के डायरेक्टर हैं, और उनसे मंत्रणा की। अगली बार शिव जी को लिया है मेरे पास, शिव सचदेवा जी को, और इन सबके सौजन्य से ये किताब यहाँ पर है और उसका हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप सबके लिए बहुत बहुत आभार। इससे पहले मैं किताब की बात करूं, मेरे को लगता है कि बात करना चाहिए कॉस्मोस की, हमको बात यूनिवर्स की करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास में सबके पास कहानी है। वी आर ऑल आर मेड ऑफ स्टोरीज। हम बचपन से लेकर बुढ़ापे तक स्टोरी सुनते हैं, और स्टोरी जो है आकाश से प्रकट होती है, इट कम्स फ्रॉम द कॉस्मोस। उसकी उत्पत्ति, जो भी स्टोरी है उसका जो खजाना है वो आकाश है, वहां से होती है। वैसे भी वेद बोलता है कि जो शब्द है उसकी उत्पत्ति, उसका क्रिएशन आकाश में हुआ, और वो हवा से ट्रेवल किया यहाँ तक जमीन पर आने पर, और शब्द मिलके ही सेंटेंस बनता है, सेंटेंस मिलके आगे कहानी बनती है। तो हम सबकी स्टोरी है। आपकी स्टोरी जितनी मजेदार है, जितनी रोचक है, जितनी ऊबड़ खाबड़ है, उतनी बेहतर है। और आपकी स्टोरी में कुछ नहीं है तो आपकी स्टोरी दो कड़ी है। तो सारी स्टोरी जो है आकाश से चलती है, और जरा अगर हम यूनिवर्स को समझने का प्रयास करें तो हमको मालूम पड़ेगा कि ये जो हमारा सौरमंडल है, सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में हम क्या देखते हैं, हमारा सन है, सन के साथ में 9 ग्रह हैं। तो सन को हम बोलते हैं, उसका सन का मंत्रिमंडल है, सन का अपना कैबिनेट है। हम उसको बोलते हैं सन किंग है, राजा है, और राजा है, राजा का अपना स्टाइल है, उसका पूरा चलाता है। और उसके साथ में मून है। मून क्या है? उसका मन है, विचार है, थिंकिंग है, इमोशन है, फीलिंग है और इमेजिनेशन। तो मून उसका इमेजिनेशन है, उसका विचार है, उसकी अंडरस्टैंडिंग है, तो उसको मून चाहिए। उसके बाद उसको चाहिए विचार को फोर्स। तो मार्स है, वहाँ पर मंगल है, मंगल कहता है कितना फोर्स चाहिए। अगर तुम्हारे विचार में दम है तो मेरे पास फोर्स है, जाओ आगे, जो करो सो करो। यहाँ से दुनिया बनती है। फिर वो कहता है कि तो ये तो ठीक है, लेकिन इसमें लॉजिक तो चाहिए, रीजनिंग चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो लॉजिक, रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग वो सारी वहाँ से बुद्ध उनको देता है। मरकुरी बोलता है मेरे पास सब कुछ है और मैं आपको सब देता हूँ, लीजिए आप बांटिए। वो कहता है ये तो हो गया यार, इसकी ब्यूटिफिकेशन कहाँ है? शुक्र खड़ा आ जाता है, मैं हूँ यहाँ पर, मेरे पास ब्यूटिफिकेशन है। हम बुद्ध शुक्र को हम समझते हैं सेंसुअस प्लैनेट, हमने उसको बहुत छोटा कर दिया है। एक्चुअली शुक्र जो है बस एस्थेटिक ग्रह है। अगर आप देखो बाहर फूल हैं, पत्ते हैं, पहाड़ हैं, जंगल है। अगर जंगल में पेड़ देखो तो सब सिस्टम से है, क्या ब्यूटी है। बादल हो, कहीं कहीं समुद्र हो, कहीं नदी हो, कहीं झरना हो, अपने आप म्यूजिक नेचर से आता हो। दैट इज वीनस। हमने वीनस को समझा ही नहीं ठीक से, हम वीनस को वहीं समझ जाते। और ये वो दारू वो नहीं, वो छोटा सा उसका। तो वहाँ पर वो हुआ। फिर बोलता है कि अच्छा ये सब तो हुआ, अब विजडम की जरूरत है। तो विजडम के लिए बृहस्पति आ गए, बोले मेरे पास विजडम है, तो जितनी चाहिए मेरे से लो, करो। फिर बोलता है ये तो ठीक है, मेहनत कौन करेगा? हार्डवर्क तो चाहिए ना। तो शनि वहाँ पर, फिर मैं करूँगा, हार्डवर्क करूँगा, डिसिप्लिन करूँगा, ऑर्गेनाइज करूँगा और सिस्टम बनाऊँगा ताकि आगे बात चले। वाह, फिर ठीक है। फिर राहु आता है कि मेरे कुछ कन्फ्यूजन्स हैं और मेरे पास सीक्रेसी भी है, बोले ठीक, तुम्हारा भी काम चलेगा। फिर केतु कहता है मैं इंट्यूटिव विजडम रखता हूँ। तो ये जो सब हो रहा है, दुनिया की सरकारें देखो आप, सरकार में ये सब हो रहा है, चाहे भारत की हो, चाहे अमेरिका की हो, चाहे फ्रांस की हो, उसमें यही सब होता है। ये सब सरकारें, सब सरकारों में यही सब हो रहा है। जो वहाँ मंत्रिमंडल है वो मंत्रिमंडल वहाँ पर है। अगर हम इसको और क्लोज कर दें, आपके परिवार में आप परिवार की किंग हैं, आप परिवार के थिंकर हैं, परिवार के हार्ड वर्कर हैं, लेबर हैं, ये हैं, वो हैं। और अगर मैं इसको और माइक्रो लेवल पे ले आऊँ, आप अपने आप में एक चलता फिरता यूनिवर्स है। आपके भीतर सब विचार हो रहे हैं, मैं ये करूँ, आप सोचते हैं मैं बड़ा आदमी हो जाऊँ, फिर मन कहता है कैसे होगा। बुद्धि कहती है तेरे में अकल है क्या, तेरे में फोर्स है क्या, आर यू डिसिप्लिन, आर यू ऑर्गेनाइज, डू यू नो हाउ टू रीच ओवर देयर। तो वो सारा पूरा सिस्टम है। तो हम एक चलते फिरते यूनिवर्स है। अब हम बात करते हैं शनि की। शनि की बात करने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि हम किस यूनिवर्स में हैं, वो क्या है।
शनि जो है ये मुझे बहुत फैसिनेट करता था बचपन से ही कि शनि है क्या, भला क्या है। यहाँ बहुत सारे ज्योतिषी हैं जो नहीं भी हैं, वो शनि के बारे में जानते हैं कि शनि जो है वो 30 साल में लगभग अपना ऑर्बिट पूरा करता है सूर्य के आसपास, और एक राशि में 2.5 साल रहता है। अगर चंद्रमा से 3 राशि आगे पीछे हो जाए तो 7.5 की हो जाती है, और उसी हिसाब से चतुर्थ अष्टम हो जाता है। तो एक आदमी की जिंदगी में 12.5 साल शनि उसको आता है, वो चाहे या ना चाहे, पसंद करे ना करे, शनि उसके में आता है। अब हमारे पास भी क्या है, हमारी स्टोरी है, जैसे मैंने कहा आपकी स्टोरी है, मेरी स्टोरी है, स्टोरी कितनी अच्छी है उस पर डिपेंड करता है। अब सूर्य की अपनी स्टोरी है, हमने जो समझा शास्त्र को, क्योंकि जब मैं ज्योतिष सीखने गया था किसी के पास बहुत पहले, उसमें सिखाया भी नहीं था, मुझे भगा भी दिया था। तो वो मेरे को बोला, अजय बाबू, ज्योतिषी विद्या गारुड़ी विद्या, पिता पुत्र न देहते, मैं तुम्हें कैसे दे दूं। ऐसा भी कहते हैं कि ज्योतिषी विद्या बड़ी गहन विद्या है, पिता पुत्र को नहीं देता। ऐसा करके मुझे भगा दिया, मैं जानता नहीं था। बाद में मालूम पड़ा अगर पुत्र बेवकूफ हो तो नहीं देता, शिष्य अच्छा हो तो नहीं देता, दे देता है। तो उसने मुझे भगा दिया, उसने मुझे नहीं दिया। तो खैर ऊपर वाले मदद की। तो सूर्य की स्टोरी है, सूर्य की स्टोरी क्या है कि सूर्य की शादी होती है संज्ञा से। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। संज्ञा से शादी होती है उसकी, और सूर्य का जो तेज है बहुत ज़्यादा है, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और वो संज्ञा जो उसकी पत्नी है, ये विश्वकर्मा की बेटी है, वो उसको सहन नहीं कर पाती, बर्दाश्त नहीं कर पाती। स्टोरी सबने पता होगी, लेकिन हमको ज्योतिष को डिकोड करना पड़ेगा, डीमिस्टिफाई करना पड़ेगा। हम इसको डीमिस्टिफाई नहीं करते, हम इसको ऐसे कैसे कहानी सुनाते हैं, इसलिए कहानी समझ में नहीं आती। तो मैं इसको डीमिस्टिफाई करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सूर्य जो है अपनी पत्नी के साथ अच्छा चल रहा है, संज्ञा के साथ, लेकिन संज्ञा उसकी तेज से, उसकी एनर्जी से, उसके फोर्स को बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो कहती है कि मैं अपना पति धर्म ठीक से कर नहीं पा रही हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। क्या खुद ही सोचती है कि मैं जंगल जाती हूँ, मैं तपस्या करूंगी, और फिर मैं और एनर्जी लेकर आऊंगी। फिर वो कहती है कि मेरा पति बड़ा सेंसुअस है, ये क्या करेगा मेरे बिना, इसका बंदोबस्त करना चाहिए। इस द स्टोरी हम टेलिंग। तो कहती है ठीक है, मैं अपनी छाया, एक शेडो क्रिएट करती हूँ, शेडो क्रिएट करती है, और शेडो जो है उसमें प्राण डाल देती है। देवता लोग थे, कर लेते थे, उसमें प्राण डाल दिए तो बस फर्स्ट क्लास, उससे भी सुंदर औरत बन गई। अब सन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सन इज वेरी हैप्पी विद दिस छाया। वैसे भी अगर आप इसको थोड़ा डिकोड करें तो प्रकाश जो है उसको सॉलिस कहाँ मिलेगा, छाया, और छाया को कहाँ सॉलिस मिलेगा, प्रकाश। छाया को क्या चाहिए, अंधेरे को क्या चाहिए, प्रकाश, और प्रकाश को क्या चाहिए, अंधेरा। तो बोथ आर वेरी कंफर्टेबल। अब इस यात्रा चलती है, और कुछ समय के बाद उनके एक पुत्र पैदा होता है जो काला है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, डरावना है, अजीब सा है, और बिल्कुल भूत लगता है, बल्कि राक्षस लगता है ऐसा देखने से। तो सूर्य बहुत नाराज होता है, और नाराज होकर उसको कथा आगे ऐसा आगे बोलती है, पृथ्वी पर फेंक देता है। और ऐसा भी कहते हैं कि उसके बाद पृथ्वी में मौत आई, दुख आया, पीड़ा आई, कष्ट आया, उससे पहले कष्ट नहीं था। अब सवाल यह है कि दुश्मनी तो शनि की सूर्य से, चंद्रमा बीच में कहां से आ गया। तो 7.5 चंद्रमा पे होती है, ऐसा क्यों। पिता पुत्र की लड़ाई है, माँ क्यों फंसेगी, अगर इसको माँ देखी, या मन क्यों फंसेगा। अब शनि क्यों है न्यायाधीश, जिसको हम बोलते हैं न्यायाधीश, जिसको मैं डिकोड कर रहा हूँ। न्यायाधीश वो होता है जो भीतर की बात समझे, वो समझ रहा है कि ये जो सूर्य है ये तो आत्मा है, ये गलती नहीं कर सकता। इससे गलती कौन करा रहा है, इसका मन, जिसमें वासना है, जिसमें डिजायर है। इसकी डिजायर इतनी इंटेंस है कि कैन नॉट स्टॉप हिमसेल्फ। तो वो इतना इन्वॉल्व हो जाता है, उसके साथ पता ही नहीं है उसको। तो उसको पता नहीं है तो सूर्य से दुश्मनी ना करके सूर्य के मन से दुश्मनी करता है। इसलिए 7.5, इसलिए 7.5 चंद्रमा की ऊपर होती है, सूर्य के ऊपर नहीं, वरना ये 7.5 सूर्य के ऊपर होना चाहिए। दुश्मनी सूर्य से, गड़बड़ सूर्य कर रहा है। अरे तेरे को नहीं मालूम, हम तो किसी का बाप, मेरे ही बाप मान लो, मैं अपना लेता हूँ, मेरा बाप ऐसा करे मैं क्या बोलूंगा, सोचूंगा उसके बाद। दिस अप्लाइज टू एवरीवन, व्हाट विल यू थिंक, व्हाट विल वी थिंक। तो क्या होगा, कैसा बाप है यार, ये उसको पता ही नहीं है कुछ, और दुश्मनी मेरे से करता है। तो मन को पकड़ता है, कहता है ये इसका मन खराब है।
तो अगर सूर्य का मन, हम कहते हैं कि सूर्य जो है जगत का मन है, विश्व का मन, दुनिया का सॉरी विश्व का आत्मा है, हम ऐसा बोलते हैं, और चंद्रमा विश्व का मन है। इसका मतलब हुआ कि अगर ये मन सूर्य को दूषित कर सकता है तो आम आदमी की क्या विसाख है, आम आदमी का तो बचने का कोई चांस ही नहीं। इसलिए 7.5 चंद्रमा पर आती है, सूर्य पर नहीं आती। हालांकि सारे शास्त्र बोलते हैं सूर्य और चंद्रमा की दुश्मनी है, सूर्य शनि की दुश्मनी है, लेकिन वो दुश्मनी कहाँ हो रही? मन से, क्योंकि हम मन से बहुत गड़बड़ करते हैं। 7.5 के बारे में इस किताब में जो है बहुत कुछ है, उसमें कुछ मैं बातें बताता हूँ। शनि बोलता है आप पावरफुल हैं, आपके पास पैसा है, पावर है, गवर्नमेंट है। वो कहता है फिर आप मनमानी क्यों कर रहे हो, आप अत्याचार क्यों कर रहे हो? आप अत्याचार करोगे, एक दिन मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं आपको पकड़ लूंगा। और जो पिट रहा है उससे बोलता है क्यों पिट रहा है भाई, तेरे को क्यों पिटने का कारण क्या है तेरा, क्या क्या प्रॉब्लम है तेरी, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? अभी हमने देखा इधर नेपाल में वही हुआ। सरकार क्या कर रही थी? सरकार एकदम पूरी तरह से पूरी जनता के साथ गड़बड़ कर रही थी। जनता कहती शनि है, ये शनि है, इस तरह हमको शनि को समझना पड़ेगा। जो कर रहा था वो भी शनि था, नेगेटिव। तो नेगेटिव करते करते वो इतना आगे बढ़ गया कि पूरा देश क्रांति के मूड में आ गया, रिवॉल्यूशन के मूड में आ गया। उसने कहा इसको बंद करो, और पूरी जनता रोड पे निकल गई, फिर मंत्रियों को मारा। तो शनि ये बोलता है आपसे कि बुरे वक्त में या अच्छे वक्त में, बुरे वक्त में आपको क्या करना चाहिए, अच्छे वक्त में आपको क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, ऑर्गेनाइज हैं, सिस्टमेटिक हैं, ट्रूथफुल हैं, फेथफुल हैं, तो शनि से बड़ा कोई मित्र नहीं। और शनि, मैंने बोला शनि मानवता का मित्र, लेकिन एक और गड़बड़ हुई। अभी JNTV की बात ये लोग कर रहे थे, जब मैं JNTV करता था तो मैंने बोला मानवता का मित्र, लोगों ने बोला मानव का मित्र। अब क्या है, हर जगह हर मोहल्ले में एक शनि मंदिर है। 2000 से पहले नहीं थी। अगर आपसे देखा 2-3 मंदिर थे, तो जितने मंदिर बने हैं वो मेरे प्रोग्राम के बाद ही बने, उससे पहले कोई नहीं। और देश में मंदिर है, मेरे से कोई आता है पूछता है कि गुरुजी ये बताओ कि यहाँ हमारे घर के पास सामने मंदिर है, हम कॉलोनी में रहते हैं, तो पंडित जी वहाँ जो हैं वो बोलते हैं कि शनि से आँख मत पिलाओ। मैंने कहा शनि बैठा हुआ है क्या? नहीं, उसका स्टैचू है, मैं शनि तुम्हें देख रहा है, तुम ही देख रहे हो ना, तुम देख रहे हो, तुम विचार कर रहे हो। तो शनि एक अलग ग्रह है, और ये इसका संबंध है ह्यूमैनिटी से। अगर आपकी ह्यूमैनिटी है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपकी ह्यूमैनिटी नहीं है तो फिर शनि आपको छोड़ेगा नहीं। तो मेरे को बहुत कुछ बोलना था, लेकिन ये ज्योति आई है, अभी प्रकट हुई है, ज्योति भी कभी कभी प्रकट होती है। इन्होंने मेरे को 3-4 बार बोला था कि मुझे 2 शब्द बोलने हैं। आ जाओ ज्योति, आ जाओ, कम फास्ट कम। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार पंडित जी, मैं अपनी स्पीच तैयार करके आई हूँ। सो बिकॉज पंडित जी इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी एंड सबसे पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ ज्योति अरोड़ा and I am an engineer turned astrologer by great Pandit Ajay Bhambi. It is Pandit Ajay Bhambi who actually guided me to leave my corporate profession and just turn into an astrologer, which is very strange, and I did remarkably well in this profession as well under his able guidance. Okay, so I'll come to my speech. Sir, I would like to give my gratitude to you also. Respected Pandit Ajay Bhambi ji and esteemed guests, ladies and gentlemen. This about this remarkable book, Shani Manavta Ka Ekmatra Mitra. I've been waiting for this book launch because every day I used to ask Pandit ji when this book is coming, because he was really working hard on this book and he was collecting a lot of dope on this subject. And this book has not been a great collection of various aspects about Shani, but basically it's a vision of Pandit Ajay Bhambi on astrology. He has not only been a great astrologer for the world, but also a mentor and a guide for me. So I mean, this becomes a very important event for me and a very important book as well.
Panditji's wisdom always illuminated deeper meaning of astrology, not as a superstition, but as a guiding light that connects us to the laws of the cosmos. This new work, centered on Shani, comes at a very important time because right now Shani often is considered as a very fearful planet. Everybody's so scared. Shani Mahadasha has come, something will happen, I mean my bad days will come, so it is considered as a very fearful planet. So it has come at a very right time. He's a great teacher, very disciplinarian, the karmic guide who shows us the value of the patience, responsibility, and truth. Without Shani, there is no grounding, no maturity, and no true growth. So this book actually contains all these aspects. And Panditji, I was of his, Ashirwad actually. Through his deeper research, his clarity and compassion, I really feel very comfortable. Panditji has made Shani accessible to us by this book, and a planet of fear, it has become a planet of wisdom. So this is what I feel. This book will help countless seekers, students, and even skeptics to understand the balance between destiny and effort. Because, just depending on the destiny, if we keep thinking, jo bhagye mein hai, we'll get that, everything is destined, nothing will happen beyond our destiny, that is, I think, it's all bullshit. There's something called karma. Karma also plays a vital role. So Shani, as a planet, is only guided by your karma. So I think this book will give a light on that a karmic thing also make a lot of contribution. I congratulate Panditji on this book, and I'm sure it will be a timeless contribution to the field of astrology, helping people navigate the challenges of life with greater awareness and strength. Thank you, Panditji. Thank you. Thank you for your kind words. ज्योति जी पंडित जी की शिष्या है आजकल तो पता है आप खुद भी ज्योतिषी हैं जी पंडित जी के आशीर्वाद से मैं परमात्मा दोषी से रिक्वेस्ट करूंगा कि दोष ज्योतिष सम्राट और ज्योतिष को आधुनिक विज्ञान के साथ बहुत सफलता के साथ जोड़ने वाले पंडित भाभी जी, जो मैं समझता हूँ कि ज्योतिष को उसके सच्चे स्वरूप में विश्व के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। और अभी तो उन्होंने करना शुरू किया, आगे आगे और भी देखिए, सितारों से आगे जहां और भी हैं। वो जी वो तो अभी बाकी देना आपने, अभी तो सितारों पर ही है। तो ये अद्भुत कार्य किया है और मैं समझता हूँ कि ये ज्योतिष की पढ़ाई में ज्ञान के इस रूप को जरूर सम्मिलित किया जाना चाहिए। जब ज्योतिष के बारे में बात हो रही थी और कुछ महानुभाव ये कह रहे थे कि ज्योतिष इस देश में बंद हो गया था या उसका बड़ा विरोध हो रहा था, तो उसका एक मुख्य तर्क ये दिया जाता था कि ज्योतिष विज्ञान नहीं है, इट्स नॉट अ साइंस। और मेरे से लोग झगड़ा करते थे कि तुम साइंस के इतने बड़े प्रोफेसर हो, फिजिक्स वाले आदमी हो, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हो, ये करते हो, तुम ज्योतिष की बात क्यों करते? अब उनको समझाना एक बड़ा मुश्किल का काम था। बड़े भारी एक साइंटिस्ट थे उस समय, प्रोफेसर रमन्ना, बाद में सरकार में मंत्री भी रहे और घोर विरोधी थे। रोज मेरे से झगड़ा करते थे कि आप ये क्या बकवास करते हैं, दिस इज ऑल फुलिशनेस।
तो बहुत झगड़ा होता। और भी कुछ लोग थे नागलीकर। अब उनके पिताजी दूसरे प्रकार के विद्वान थे, वो भी एस्ट्रोनॉमी के ही विद्वान थे, तो वो थोड़े ज्योतिष को समझते भी थे। वो तो नाम मेरी यूनिवर्सिटी में आ गए, बार क्या कर रहे हैं आप, क्यों आप इतना, आपके लगे हुए हैं इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, आप पढ़ा रहे हैं यहाँ। मैंने कहा भाई देखो ऐसा है कि चीज को समझने की जरूरत है, उसे समझिए। बाद में मरने से कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले रमन्ना जी ने कहा कि भाई हाँ कुछ समझ में आ रहा है, कुछ हम गलत थे और कुछ आप गलत हैं। अब हमने कहा आपने इतना तो मान लिया कि कुछ आप कम है, लेकिन हमने कहा अभी हमें कोई गलत साबित करेगा बाद में तो उसको भी देखेंगे। असली बात यह है कि माफ कीजिए, ज्योतिष का जो लोगों ने विरोध किया वो इसलिए किया था कि वो ये समझते थे कि ये इतने बड़ी दूर में जो ग्रह है उनका मनुष्य के ऊपर प्रभाव क्या हो सकता है। ये कैसी बात है कि इतने अरबों खरबों मील दूर पर। और आज भी मैं इनसे कहता रहता हूँ कि देखिए अगर हरेक का प्रभाव है तो आपकी जो हॉरोस्कोप्स हैं, जो कुंडलियां बनती हैं, उसमें भारतीय ज्योतिष नेपच्यून और प्लूटो के बारे में सूक्ष्म दशाएं क्यों नहीं निकालते। अब तो कंप्यूटर इतना विस्तृत है, खगोल शास्त्र इतना विस्तृत है, तो आपको ये करना पड़ेगा ज्योतिष के अध्येताओं को, छात्रों को। और इसलिए जब हमने ज्योतिष शुरू किया था तो हमने कहा था कि देखो मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको ये बताऊं कि बाजार भाव आज क्या है, आपको कितना नफा होगा, कितना नुकसान होगा, ये उद्देश्य नहीं है। उसकी तो मैं मजाक बताता था कि ये था कि एक बार तो मेट्रोलॉजिकल दफ्तर जो था, मौसम विज्ञान की जानकारी, वो कलकत्ते में होता और एक ही दफ्तर हुआ करता था। आज से 60-70 साल पुरानी बात है। तो वो बेचारे मौसम का हाल बताते थे, अखबारों में निकल जाता था, रेड करता था। आज से 60-70 साल पुरानी बात है। तो वो बेचारे मौसम का हाल बताते थे, अखबारों में निकल जाता था, रेडियो में आ जाता था, टेलीविजन तो तब था नहीं। तो लोग कहते थे कि हाँ शायद कुछ ठीक ठाक होगा, लेकिन बहुत से ज्योतिष गणना से बता देते थे कि हमारे यहाँ गांव वाला भी बता देता है कि ये नक्षत्र है, इसमें ये होगा, ये होगा, ये होगा, बारिश होगी कि नहीं होगी, चिड़िया उड़ रही हैं, ऐसे उड़ रही हैं तो बारिश हो जाएगी नहीं। बहुत से तो हमारे यहाँ पेड़ की टहनी लेके और बता देते थे कि नीचे पानी होगा या नहीं। ये बड़ा शास्त्र है। आज भी बहुत से लोग दक्षिण भारत में पानी खोजने के लिए वो विशेष प्रकार की टहनी लेके और वो अपना देखते देखते जाते कि यहाँ खोल लो। ये भी एक शास्त्र है। अब वो तो खोद लेता है, पानी मिल जाता है, उसको विज्ञान कैसे मना कर देता है, कैसे कर सकता है? क्योंकि तो साथ में ले जाता है कि देखो पानी खुद गया। तो इसको कहते थे कि नहीं ये कैसे हो सकता है, ये गलत बात है। तो ये प्रश्न बहुत दिनों तक सामने चलता रहा और ये जब विज्ञान का ये मौसम का सवाल आया तो अक्सर ये होता था कि जो पंडित जी बैठे रहते थे पेड़ के नीचे, वो बता देते थे कि इस महीने में इस दिन बारिश होगी, उस दिन बारिश हो जाती। और जो मीटरोलॉजी का दफ्तर था वो जिस दिन बोलता था उस दिन नहीं होती।
तो साल 2 साल तक ऐसे ही होता रहा। तो लोगों ने कहा, मेट्रोलॉजी वालों ने कहा कि बड़ा गड़बड़ है, रोज हम तो गलत साबित हो रहे हैं और ये पंडित जी पेड़ के नीचे बैठे हुए पत्ता खोले हुए सही बता रहे हैं, तो क्या करें। तो उन्होंने सोचा कि इन पंडित जी को अपने यहाँ नियुक्त कर लें। तो गए पंडित जी के पास कि पंडित जी आपको क्या आमदनी होती है? बोले क्या आमदनी होती है? ₹1 ₹2 मिल जाए। मौसम का सही रूप से विचार करना होगा, तो कर देंगे। बोले आप क्या करेंगे? बोले हम क्या करेंगे, जब आप करेंगे तो हम बंद हो जाएंगे। बोले तो आप बंद हो जाएंगे तो मैं भी बंद हो जाऊंगा, क्योंकि जो आप कहते हैं उसका उल्टा मैं बोलता हूँ। तो कहा कि ये, मैंने कहा भाई वो ये जो आप समझ लीजिए कि आपको भी कभी न कभी उस पंडित पत्रा के पास आना ही पड़ता है। आप मेट्रोलॉजी के विद्वान हो गए, हालांकि आज जब मामला बिगड़ गया है, अब तो वो कल सवेरे बारिश होगी कि नहीं होगी और कितने बजे होगी ये सब बता देता है। तो अब आपके पास चैलेंज है, वो चैलेंज जरूरत है। जब मैंने ज्योतिष को पढ़ाना शुरू किया था तो इसलिए नहीं कि वो इस पंडित जी के पोते को ही स्कूल में पढ़ाया जाए, नहीं, वो तो पढ़ना, वो तो स्वाभाविक हजारों साल से चल रहा है, पंचांग आज से थोड़ी चल रहा है। लेकिन प्रश्न ये था कि उस पंचांग की जो गति है वो रुक क्यों गई, एक सीमा के आगे बंद क्यों हो गई। विज्ञान आगे जा रहा है और आपका पंचांग वही है, वो जहां है वहां तो ठीक है, काम तो कर ही रहा है, लेकिन विज्ञान उससे आगे जा रहा है और आपको चैलेंज करना है। इसलिए मैंने तब लोगों से कहा था कि देखो हमें ये करना है कि जो हमारे पंचांग में है, हमारे ज्योतिष में गणना है, वो गणनाएं केवल 1500 साल की, 200 साल की या तात्कालिक नहीं है, तेरी शादी हो जाएगी कि नहीं, तुझे लाभ हो जाएगा कि नहीं, इम्तिहान में पास हो जाएगा कि नहीं, बहुत छोटी बात। उसको तो ये बताना है कि जो सारे ब्रह्मांड में हो रहा है वो जैसे तेरा एक यंत्र बता रहा है वैसे ही मेरा जंत्र बता देगा, जंत्र ही बोलता ना, जैसे तेरा यंत्र बता रहा है वैसे जंत्र ही बता देगा। तो ये है सवाल। इसलिए हमने शुरू, इस पर झगड़ा भी हुआ, हमने कहा होता रहेगा, क्योंकि मेरी ये मान्यता है, आस्था भी है, कहिए कुछ अपने देश को समझने के कारण से, कि हमारा विज्ञान एक सीमा तक पहुंच के स्थिर हो। विज्ञान कभी स्थिर नहीं हो सकता, क्योंकि विज्ञान सत्य है और सत्य कभी स्थिर नहीं होता। अगर सत्य स्थिर हो जाएगा तो फिर तो झूठ बचेगी ना, फिर तो, क्योंकि सत्य तो स्थिर हो गया तो बाकी क्या बचे। तो इसलिए वो अगर सत्य है और हमारा ये प्राचीन विज्ञान है वो भी सत्य है, तो इनमें अंतर्विरोध नहीं होना चाहिए। दे मस्ट कम टू ए कंक्लूजन, एक साथ होने चाहिए। जैसे धर्म सत्य है और विज्ञान भी सत्य है, तो धर्म और विज्ञान में कोई अंतर्विरोध नहीं हो सकता। अगर है तो या तो विज्ञान गलत है या फिर धर्म गलत है, पर ये नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म तो गलत अभी तक साबित हुआ नहीं। धर्म पर तो ब्रह्मांड कायम है, ब्रह्मांड को जो चलाता है उसको कहते हैं ऋत, द लॉज ऑफ यूनिवर्स, और जो हमको चलाता है उसको कहते हैं धर्म। तो जो धर्म है ये ऋत का मानवीय या सामाजिक दृष्टि से जो उसका हम प्रयोग करते हैं, इसलिए धर्म जो है वो रिलेटिव होता है। धर्म ये स्थिर नहीं होता। धर्म जो है वो परिस्थिति सापेक्ष है, परिस्थिति निरपेक्ष नहीं है। वो कभी कभी वो हमारे सनातन धर्म के मित्र बोल देते हैं, मैं उनसे भी कहता हूँ कि भाई धर्म जो है वो ये कहता है कि परिस्थिति में आपका आचार, आपका निर्णय कैसा होना चाहिए, परिस्थिति क्या है उसको समझो।
वो एक उपनिषद की कहानी है कि अकाल पड़ा, अकाल में बहुत से साधु सन्यासी ऋषि मुनि वो भी बेचारे भूखों मरने लगे। तो एक ऋषि चले कि भाई खाना नहीं मिल रहा, चलो जंगल की तरफ चले, कुछ भाई मिल जाएगा। मगर चलते चलते वो मर गिर गए, बिल्कुल ही बेदम हो गए। तो सामने एक आदमी बैठा हुआ, उसने कहा महाराज आप तो बिल्कुल ऐसा लगता है भूख है। बोले हाँ। तैयार है तो बस एक स्पीच और के लिए है, मेरे पास कुछ है, या तो यहीं ला के रख दे एकदम से। मैं कुछ उड़द खा रहा हूँ, वो हमने डीप फ्रीजर में रखा हुआ पड़ेगा। ठीक मैं उड़द आपको तो कुछ मिनट दे में सकता हूँ। तो ये सामने की चल दे रहे भाई। शायद एक स्पीच आया, उसने उसको उड़द दी। जब वो उड़द खाने लगे मस्ती में रहते तो उन्होंने कहा महाराज मैं तो शूद्र हूँ। हुए कह रहे हो बस तो टेंशन लेके काम नहीं होता। अरे होगा तुम शूद्र ना। वो बाबा जी बैठे हैं ना करण वाले, उड़द खा लिया, अब उनमें कुछ जीवन आ गया। तो महाराज अब आप में शक्ति आ गई है, सब ठीक है, लेकिन थोड़ा पानी भी है मेरे पास। उन्होंने कहा पानी? तो मेरा धर्म भ्रष्ट कर रहा कैसा? अभी तो आपने मेरा जूठा उड़द खा लिया शूद्र का, और अब मैं कह रहा हूँ पानी, तो आप कह रहे हैं कि मेरा धर्म भ्रष्ट कर रहे हो। मैंने कहा भाई शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, इस शरीर को स्वस्थ रखना, इसके बिना तो मैं धर्म कर ही नहीं सकता। इसलिए मुझे उड़द खाना था, शरीर को बचाना था। अब शरीर में दम आ गया है, अब तो जहाँ कहीं मिल जाएगा वहाँ। तो ये शरीर, ये धर्म की व्याख्या है। इट इज हाउ इट इज रिलेटिव, परिस्थिति के सापेक्ष है। इसका ये मतलब नहीं कि परिस्थिति के अनुसार आप बिगड़ जाओ। परिस्थिति ठीक हो गई तो उसने कहा तो उसने कहा ना कि वो आखिर में महाजनों ये गतस्सपन, धर्म की अर्थ में व्याख्या करते हुए वेद व्यास कहते हैं कि आखिर क्या है धर्म। उन्होंने कहा धर्म क्या है, श्रुति अनेक हैं, पुराण अनेक हैं, और धर्म की जो गति है ये बहुत ही जिसको कहते हैं गुहा में गई हुई है, ऐसी है। तो क्या करें? महाजनों जैसा लोगों ने बताया है। तो मतलब ये कि आप इस बात को जब आप ये समझते हैं तो हमारा धर्म ये डायनेमिक है। सनातन धर्म जड़ नहीं है। ये जो जड़ वाले हो जाते हैं ना, वो सनातन धर्म को ठीक से नहीं समझते। सनातन धर्म इज डायनेमिक, क्योंकि सनातन है ना, हाउ कैन इट कैन नॉट बी स्टेबल। वो एक जगह रुक ही नहीं सकता, वो तो चलता ही रहेगा। इसलिए ज्योतिष जो है वो सनातन है। वो धर्म को जानने का, ब्रह्मांड के की गतियों को जानने का, ब्रह्मांड और मनुष्य के बीच में जो संबंध है उसको समझने का, जानने का है। इसलिए वो कभी जड़ नहीं होगा, डायनेमिक रहेगा, चलता ही रहेगा। और अगर विज्ञान चल रहा है तो फिर धर्म भी चलेगा। तो इसलिए मैं हमेशा, इनसे भी बात बहुत होती है इससे पर कि भाई आप इसको आगे बढ़ाइए। और मुझे बहुत आनंद है कि ये उस दिशा में बहुत काम कर रहे हैं, शायद और आगे काम करें। हमें तो ब्रह्मांड के हर एक, जिसको कहना चाहिए, सत्य को जानना है। उसके पश्चिमी जगत उसको कहता है रहस्य को जानना है, हम कहते नहीं, हमें उसके सत्य को जानना, द ट्रूथ ऑफ द यूनिवर्स, नॉट ऑफ द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स में तो ये पश्चिमी दुनिया जा रही है। हमें कहना कि नहीं, हमको तो हमारा तो सत्य है। जब लोग कहते हैं कि हम ब्रह्म को जाने, सत्य को जाने, तो उसकी एक विधा ज्योतिष। इसलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और इसलिए जब हमने इसको शुरू किया था तो हमें मालूम था कि इस पर बहुत अवरोध आएंगे, और आए। अब तो बहुत कम हो गए हैं। अब तो जब हमने बताया लोगों को कि पश्चिम के लोग तो जब फौज में भर्ती करने तो देखते हैं कि इसका मंगल कहाँ है, इनका मंगल कहाँ बैठा है। और अब इनको ये कर्क रोग हो गया है तो इनका कर्क कहाँ बैठा है, राशि में कहाँ है मामला। तब तो बात एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रो मेडिसिन हो गई है। स्पीकर में अब तो एस्ट्रो ये आपकी मिलिट्री हो गई है। सारे नासा वाले जो हैं
ढूंढ के तब आदमी को लेते हैं जब उनको समझ में आता है कि जा सकता है इस काम में। तो इसलिए वो तो जा रहे हैं आगे और हम वहीं बैठे हैं, ये गलत। तो भारत के ज्योतिषियों के लिए ये एक चैलेंज है कि नासा से आगे आपको जाना है। अगर आप ये कर सकते हैं तो फिर हम ज्योतिषी हैं, और अगर नहीं कर सकते तो फिर जहाँ है वहाँ। और पंडित जी उस काम में लगे हुए हैं, आपके बहुत सारे यहाँ शिष्य भी हैं मुझे लगता है। तो सब अगर आप इस दृष्टि से इस ज्योतिष, इस महान ज्ञान को, ये भी ज्ञान का एक ऐसा मार्ग है, इसमें साधना होती है, इस मामूली नहीं। इसके लिए भी चक्षु चाहिए, ज्ञान के चक्षु चाहिए। जैसे वो कहते हैं सूर्य आत्मा जगतस्तु, ऐसे ये ज्ञान के चक्षु अगर आपको चाहिए तो ज्योतिष तैयार है उसके लिए। आप तैयार, इस सबके लिए मैं इनका तो आभारी हूँ ही, आप सबका भी बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। माननीय जोशी जी, आपके विचारों, आपकी ऊर्जा और आपके हमें बहुत उत्साह मिलता है। जी आप आगे बोलिए।